नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो लमसम इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने रखा है, क्योंकि इस गिरते हुए मार्केट में काफ़ी लोग चाह रहे हैं कि वो कुछ पैसे को निवेश कर दें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गिरते हुए मार्केट से घबरा बहुत रहे हैं कि सर पैसा बहुत हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, अब आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन कुछ लोग इसको अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखते हैं कि अभी मार्केट में गिरावट है, इस समय हम निवेश करेंगे तो हमें यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगी और जब मार्केट बढ़ेगी तो हमारे यूनिट्स की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, तो हमारा पैसा ग्रो भी बहुत तेज़ी से होगा। तो देखिए, ये सब अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग इसको अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं, कुछ लोग इसको नुकसान मान रहे हैं। देखिए, नुकसान मानने की तो बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाज़ार का जो उतार चढ़ाव है ये इसका एक नियम है कि ये हमेशा ही ऊपर नीचे चलता है। अगर बाज़ार हमेशा ही सिर्फ बढ़ता ही चला जाएगा तो आपको मौका नहीं मिलेगा कभी भी बढ़िया रिटर्न्स बनाने का। तो ये जो मार्केट में गिरावट आती है ये एक मौके की तरह आती है कि ठीक है, अभी गिरावट है, कुछ पैसा हमारे पास अगर एक्सेस है। ध्यान रखिएगा, पैसा लमसम में वही निवेश करना है ऐसे समय में जिसकी ज़रूरत हमें आने वाले 5 से 10 साल तक नहीं है। अगर हमारा कुछ ऐसा टारगेट है कि अगले 2 से 3 साल में हमें कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है और उसी पैसे को हमने यहाँ मार्केट में निवेश कर दिया, तो वो शायद हमारे लिए ज़्यादा रिस्की हो सकता है। उस पैसे के निवेश के लिए आपको अदर ऑप्शंस मिलेंगे। आप उसको बैंक वगैरह में रख सकते हैं जहाँ आपको रिटर्न्स फिक्स मिलते हैं, जहाँ आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं, रिस्क ज़्यादा रहता है और आपका कोई गोल है जो नज़दीक है, उस पैसे को यहाँ निवेश आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिनमें आप लमसम करके लॉन्ग टाइम में अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस हमने देखी है, काफ़ी शानदार हमें पास्ट में देखने को मिली भी है। लेकिन दोस्तों, ये जो म्यूचुअल फंड्स मैं आपको बताऊंगा लमसम निवेश के लिए, ये थोड़े से एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। जो लोग थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहते हैं कि मैं मार्केट के रिस्क को इतना नहीं ले सकता, जैसे कि मिड कैप में भी यहाँ पर मैं ऑप्शंस आपको दिखाऊंगा, तो वो फिर अदर ऑप्शंस पर जा सकते हैं। देखिए, लमसम निवेश के लिए मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। कभी मैं कुछ ऐसे फंड्स आपको दिखाता हूँ जिनमें रिस्क कम है, कभी कुछ ऐसे फंड्स दिखाता हूँ जिनमें रिस्क थोड़ा सा मॉडरेट है। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे फंड्स आपको दिखाऊंगा जो थोड़े से एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। अब अच्छे वो उन लोगों के लिए इसलिए हैं क्योंकि वो लंबे समय तक मार्केट में टिक सकते हैं। देखिए, सीधा सा हिसाब है, जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, आप पैसा जो निवेश कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको समय भी यहाँ निवेश करना होता है। आपके अंदर थोड़ा सा धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाज़ार का जोखिम नहीं ले सकते, मान लीजिए आज आपने लमसम किया, भले ही मार्केट में गिरावट है, मार्केट में और ज़्यादा गिरावट आ गई, अगर आप घबरा रहे हैं ऐसी कंडीशन के लिए, तब ये म्यूचुअल फंड्स आपके लिए शायद उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन जिनको पता है कि भले ही मार्केट आज गिर जाए लेकिन ये फ्यूचर में बढ़ेगी ज़रूर, उनके लिए ये म्यूचुअल फंड्स काफ़ी बढ़िया हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको फंड्स दिखाऊंगा लमसम निवेश के लिए। चलिए देखिए, लमसम यानी कि एक मुश्त निवेश, कुछ पैसा जो एक्सेस है हमारे पास, हम एक साथ म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और यूनिट्स वहाँ से हमें मिल जाती है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन हमें ज़रूर करना चाहिए जब भी हम लमसम करते हैं। ऐसा ना हो कि हम पूरा पैसा किसी एक ही पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में निवेश करें। डाइवर्सिफिकेशन अच्छा करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। मार्केट करेक्शन के टाइम पर लमसम इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर करें। जब भी मार्केट में करेक्शन आता है, कुछ पैसा है उसको आप लमसम करेंगे तो आपको जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि एनएवी की जो वैल्यू है वो घट जाएगी। मान लीजिए अभी एनएवी 10 रुपये की है, मार्केट में गिरावट आई 9.5 रुपये की हो गई, तो आपको यूनिट्स ज़्यादा मिल जाएंगी। तो इस तरह से आपके पास ज़्यादा यूनिट्स हो जाएंगी और जब एनएवी का प्राइस बढ़ेगा तो जो आपकी यूनिट्स होंगी उनके सभी के प्राइस बढ़ेंगे, तो ओवरऑल आपके जो रिटर्न्स है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, नए इन्वेस्टर्स जो सेक्टरल फंड होते हैं, थीमेटिक फंड्स होते हैं, इनको फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं। नए इन्वेस्टर से हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि किसी थीमेटिक फंड में निवेश ना करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की है वो। क्योंकि देखिए, हमें वैसे भी अपने पोर्टफोलियो में जो थीमेटिक फंड्स हैं वो 10% से 15% तक ही रखने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कैटेगरी होती है। जिन लोगों को निवेश करते करते कुछ समय हो जाता है, थोड़ी नॉलेज भी उनको हो जाती है कि ये फंड्स किस तरह से काम करते हैं, तो उनके लिए ये फंड्स ठीक है, वो थीमेटिक फंड्स वगैरह को देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम अपने फंड्स की बात करते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पहला जो फंड है मैंने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का रखा है और उसमें भी मैंने जेएम फ्लेक्सी कैप फंड रखा है।
अब जेएम फ्लेक्सी कैप को यहाँ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में रखने का ये रीज़न है क्योंकि मैंने बताया थोड़ा सा एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए वीडियो है जो थोड़ा सा ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं। देखिए पराग पारिक को अगर आप देखेंगे फ्लेक्सी कैप का बढ़िया फंड है, लेकिन वहाँ लार्ज कैप में लोकेशन ज़्यादा है। जेएम फ्लेक्सी कैप को रखने का रीज़न यहाँ ये है क्योंकि यहाँ स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा लोकेशन हमें देखने को मिलेगा। अभी आपको दिखाता हूँ। एक्सपेंस रेशो यहाँ 0.42% का है, यानी कि वो खर्चे जो हमसे लिए जाएंगे, फंड साइज 4531 करोड़ रुपए का है। ठीक है, देखिए रिटर्न्स पर आप एक बार नज़र जरूर डालिएगा। अभी पिछले 1 महीने में और 3 महीने में जो रिटर्न्स हैं वो आपको नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। मैंने आपको कहा भी था अगर हम बहुत कम समय के लिए निवेश करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। जैसे कि किसी ने अगर 3 महीने पहले कुछ पैसा निवेश कर दिया होगा, लमसम कर दिया होगा, तो उनको रिटर्न्स अभी नेगेटिव दिख रहे होंगे, तो वो कहेंगे यार गलत जगह पैसा निवेश कर दिया। लेकिन आप जब थोड़ा सा समय यहाँ मार्केट को देंगे, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में जो पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने सोच रखा है कि मैंने 10 साल के लिए निवेश किया है, मैं क्यों देखूँ मुझे 3 महीने में रिटर्न्स पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, मेरा 10 साल का टारगेट है ना, तो कम से कम 2 साल 4 साल तो निकलने दो, तब आप देखिएगा कि आपके रिटर्न्स नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। देखिए इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में 25% से ज़्यादा के रिटर्न्स बनाए हैं और पिछले 10 साल में लगभग 18.79, लगभग 19% तक जा रहे हैं रिटर्न्स। लगभग 18.5 मान लीजिए आप, लगभग 18.5% के रिटर्न्स पिछले 10 साल में इस फंड ने जनरेट किए हैं। 18.5% के रिटर्न्स बहुत शानदार होते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपने जो लमसम किया होगा उसकी वैल्यू पैसे की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होगी। अब ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में वो अपने हिसाब से मार्केट कंडीशन को देखते हुए निवेश कर सकते हैं। यहाँ कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि आपको लार्ज कैप में मिनिमम इतना रखना है, मिड कैप में इतना रखना है। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ये थोड़ा सा एक अच्छा ऑप्शन रहता है फंड मैनेजर के पास, वो अपने हिसाब से इसको निवेश करते हैं। अब यहाँ देखिए लार्ज कैप में लगभग 44.5% का निवेश है, वहीं स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा है। जो रेड वाला पोर्शन आप देख रहे हैं स्मॉल कैप है, 38.61% यहाँ स्मॉल कैप भी हमें देखने को मिलता है। इसलिए एक बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन इस म्यूचुअल फंड में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन स्मॉल कैप में पोर्शन बड़ा होने की वजह से ये फंड लमसम निवेश के लिए, थोड़ा सा एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप जो कैटेगरी होती है ज़्यादा वोलेटाइल होती है, ज़्यादा रिस्की होती है, लेकिन रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। मिड कैप में 15.79% का निवेश है। सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल सेक्टर है, सर्विसेज है, कैपिटल गुड्स है और हेल्थ केयर है। ये 4 सेक्टर्स हैं मेनली। सेक्टर्स आपको और भी हैं मिलेंगे, लेकिन ये मेन सेक्टर्स हैं जिनमें पैसा निवेश किया जा रहा है। ठीक इसी तरह से आप इनकी टॉप की होल्डिंग्स भी देख सकते हैं। HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इन्फोसिस है और L&T है। ये मेन होल्डिंग्स हैं जिनमें पैसा इन स्टॉक्स में ज़्यादा निवेश किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था एक फ्लेक्सी कैप फंड जो कि था जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ आपने इसके रिटर्न्स देखे। अब अगले फंड की बात करते हैं। अगला जो फंड है वो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड है। अब लार्ज एंड मिड कैप यानी कि आपके पैसे को लार्ज में भी निवेश किया जाएगा, लार्ज कैप में, और मिड कैप में भी निवेश किया जाएगा। अब यहाँ सेबी का नियम ये कहता है कि अगर आप लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपके पैसे का मिनिमम 35% हिस्सा लार्ज कैप में जाएगा और मिनिमम 35% हिस्सा मिड कैप में जाएगा। ये सेबी का नियम है। इसके अलावा जो 30% बचेगा उसमें फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपने हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन जो फंड की कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप, इसको बरकरार रखने के लिए आपको 35% तो दोनों ही कैटेगरी में निवेश करना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ भी देखेंगे डाइवर्सिफिकेशन कैसा है। पहले आप एक्सपेंस रेशियो देखिए, 0.51% है। देखिए अगर आप इस फंड को देखेंगे तो लार्ज कैप में जो मोतीलाल ओसवाल में आपको मिलेगा तो एलोकेशन मिनिमम 35% तो लार्ज कैप में मिलेगा ही मिलेगा। इससे क्या रहेगा ना, आपके फंड में स्टेबिलिटी आपको ज़रूर मिलेगी। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। फंड साइज 6500 करोड़ का हमें देखने को मिलता है। 5 साल लगभग पुराना ये फंड है। ठीक है, रिटर्न्स पर आते हैं सीधा। पिछले 1 महीने में काफ़ी गिरा है, लगभग 6.5% ये गिरा है, लेकिन पिछले 3 महीने में पॉजिटिव है, उतना नहीं गिरा है। बाकी लॉन्ग टाइम रिटर्न्स देखेंगे पिछले 5 साल में तो 27% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने हमें बनाकर भी दिए हैं। पिछले 3 साल में तो और भी शानदार है, 24.91 है। पिछले 1 साल में तो 50% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। लेकिन
पिछले एक साल के रिटर्न्स देखकर 50% हैं, हमें बिल्कुल भी निवेश नहीं करना चाहिए। लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखना ज़रूरी है, फंड की होल्डिंग्स देखनी बहुत ज़रूरी है, सेक्टर्स देखने बहुत ज़रूरी हैं कि कहाँ पैसा निवेश किया जाएगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं नॉर्मली कि पिछले एक साल के रिटर्न्स पर ही फोकस करते हैं और निवेश कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा डिटेल में जानना ज़रूरी है। देखिए यहाँ आप देखिए, लार्ज कैप में 34.66 लगभग 35% लार्ज कैप है, मिड कैप में 38.53 और स्मॉल कैप में भी यहाँ अच्छा खासा निवेश है, लगभग 26% का निवेश यहाँ स्मॉल कैप में भी किया जा रहा है। तो डाइवर्सिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया इस म्यूचुअल फंड में भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन रिस्की इसलिए है क्योंकि स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा लोकेशन यहाँ देखने को मिल जाता है। ठीक है, टॉप की होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, ट्रेंट लिमिटेड है, जोमेटो है, कल्याण ज्वेलर्स है, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड है, ये इसकी टॉप की होल्डिंग्स है। सेक्टर्स भी आप देख सकते हैं, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कंस्ट्रक्शंस, ये इसके टॉप के सेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। बाकी ये थोड़ा बहुत पैसा यहाँ डेट में तो बिल्कुल ना के बराबर ही रखा गया है। देखिए ये जो मोतीलाल ओसवाल फंड्स आप देखेंगे, चाहे आप मिड कैप देखें चाहे आप लार्ज एंड मिड कैप देखें, इनके रिटर्न्स आपको अच्छे मिलते हैं, क्योंकि अगर आप इससे देखिए हर एक फंड मैनेजर की ना थोड़ा सा तरीका अलग होता है निवेश का, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेते हैं रिटर्न्स अच्छे बनाने के लिए। तो अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप थोड़े से रिस्क ले सकते हैं, तो मोतीलाल ओसवाल के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो काफ़ी शानदार आपको रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। देखिए सभी की कैटेगरी अलग अलग होती है, सभी के रिस्क टॉलरेंस अलग अलग होती है, तो सब अपने हिसाब से निवेश करते हैं। देखिए अभी अगला जो फंड आ रहा है वो क्वांट की तरफ से आ रहा है, क्वांट का मिड कैप फंड। मिड कैप का मतलब है कि यहाँ सेबी का नियम ये कहता है कि मिनिमम 65% जो हिस्सा होगा वो मिड कैप स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा, यानी कि वो कंपनियां जो रैंकिंग वाइज 101 से स्टार्ट होंगी और 250 तक जाएंगी, उनमें मिनिमम 65% निवेश किया जाएगा। अगर आप कंपनी की ओवरऑल वैल्यू की बात करें तो 5,000 करोड़ से बड़ी कंपनी और 20,000 करोड़ से छोटी कंपनी हमारी मिड कैप स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो 0.58% का है, फंड साइज 8,941 करोड़ का है, लगभग 11 साल 10 महीने पुराना ये फंड है। ठीक है, यहाँ भी आप रिटर्न्स देखिए, पिछले एक साल में काफ़ी गिरा है, पिछले एक मंथ में ये काफ़ी गिरा है, माइनस के 6.31% गया है। पिछले 3 महीने में भी माइनस 6.63% तक की गिरावट है। लेकिन थोड़ा लॉन्ग टाइम में अगर आप देखें, पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो 34% के आसपास के रिटर्न्स जनरेट हुए हैं और पिछले 10 साल में 19.74% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। देखिए मिड कैप कैटेगरी का फंड है, लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना रिस्क लेने की क्षमता है आपके अंदर। क्योंकि देखिए लंबे टाइम में 10 साल में बढ़िया रिटर्न्स हैं, लेकिन क्या अगले 10 साल में भी इतने ही रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं हो सकती। हो सकता है कि ये रिटर्न्स आपको इससे ज़्यादा दिखाई दें, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इससे कम दिखाई दें। क्योंकि पैसा देखिए सीधी सी बात है, जो म्यूचुअल फंड में पैसा आप निवेश कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में निवेश किया जा रहा है। डिफरेंस इतना है कि आप डायरेक्टली निवेश ना करके एक फंड मैनेजर के थ्रू निवेश कर रहे हैं, और फंड मैनेजर काफ़ी जानकार होते हैं इस क्षेत्र के, उनको पता है, उनको हमसे तो बहुत ज़्यादा पता है कि किन स्टॉक्स में पैसा निवेश करने से हमें कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो उसी हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन करते हैं और हमारे पैसे को निवेश करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए डाइवर्सिफिकेशन देखिए, यहाँ लार्ज कैप में 17.68% है और मिड कैप में 73.22% है। मिड कैप में यहाँ ज़्यादा लोकेशन है क्योंकि मिड कैप कैटेगरी का ये फंड है, मिनिमम 65% रखना है, इन्होंने 73.22% रखा है। स्मॉल कैप यहाँ बिल्कुल ना के बराबर हमें देखने को मिलता है। अब क्वांट का फंड है तो जाहिर सी बात है कि बड़ी जो होल्डिंग्स होंगी वो रिलायंस में ही होनी है। तो यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, एरोबिनोडो फार्मा लिमिटेड है और कंटेनर कॉरपोरेशन है, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड है, ये इसकी टॉप की होल्डिंग्स हैं। सेक्टर्स भी आप देख सकते हैं, हेल्थ केयर है, एनर्जी है, सर्विसेज है और कंज्यूमर स्टेपल्स है। एनर्जी का सेक्टर काफ़ी बढ़िया यहाँ जोड़ा गया है, इससे जो फ्यूचर के रिटर्न्स हैं वो काफ़ी बढ़ सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का सेक्टर आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि काफ़ी ग्रोइंग हमें देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर डेट में कुछ पैसा है, बिल्कुल वो तो ना के बराबर ही है। तो दोस्तों ये कुछ म्यूचुअल फंड्स थे जो लॉन्ग टाइम में हमें लमसम निवेश के लिए हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से
अच्छा लगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।